So hello everyone, welcome to Boards Made Easy. I'm Bharti Kaushal and today we'll be doing the very first chapter of class 12th political science, that is challenges of nation building. ठीक है, अब ये जो आपका चैप्टर है ये आपकी फर्स्ट बुक में से है, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये इंडिया वाली बुक से है एंड जो ये चैप्टर की थीम है ये बेसिकली क्या है कि उस टाइम का है जब ब्रिटिश इंडिया वाज पार्टीशन्ड या डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब वो डिवीजन हुआ बिटवीन द टू कंट्रीज तो उस टाइम पे लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, मतलब जो नॉर्मल सिटीजन्स थे उनको क्या क्या मिजरीज का सामना करना पड़ा, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, या जो भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी लीडरशिप थी, मतलब जैसे जो हमारी कांग्रेस थी उन्होंने क्या क्या मेजर डिसीजंस लिए। तो ये चैप्टर की थीम उसी टाइम के अराउंड रिवॉल्व करेगी। तो यहाँ पे हर चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, हर डायमेंशन को देखेंगे कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो क्या क्या चीज़ें हमारे सामने थी। ठीक है, सो जब आप चैप्टर को शुरू करोगे ना तो सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेज होगा, तो उस पर एक इमेज दी हुई है। ठीक है, यही इमेज है आपकी कि इसमें क्या है, अब आप देख सकते हो कि एक ट्रक है या एक कोई जीप है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं एंड दे आर कैरिंग टू डिफरेंट फ्लैग्स। ये आपका पाकिस्तान का फ्लैग है, ये आपका इंडिया का फ्लैग है, बट आप ये देख सकते हो कि दे बोथ आर कैरिंग बोथ दीज फ्लैग्स टुगेदर, है ना। अब इनका कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कोलकाता जो सिटी है आपकी उसका व्यू है। और उस टाइम पे क्या था कि अब देखिए पार्टीशन तो हो चुका था तो बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिली थी, एवरीबडी नोज दैट, है ना। तो उस वायलेंस के खत्म होने के बाद ये लोगों ने यहाँ पे पेट्रोलिंग करनी शुरू की कोलकाता में, जहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहे थे कि चलो व्हाट्सएवर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका है तो अब जो भी वायलेंस है उसको हम खत्म करते हैं एंड यस अब हम खुशी खुशी अपनी फ्रीडम एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम ब्रिटिशर्स एज वेल एज फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नाउ तो जब आपका फर्स्ट टॉपिक शुरू होगा तो उसमें आपकी हेडिंग है चैलेंजेस फॉर द नेशन, फॉर द न्यू नेशन। तो ठीक है कि अब यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया का ही कॉन्टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि जब इंडिया पार्टीशन हो ही गया था ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस टाइम पे इंडिया की जो लीडरशिप थी उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस अपने सामने देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या मिजरीज थी जिनको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी था। और ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है चैप्टर का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाउ देखो, एट द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। अब हमें पता है कि हमें जो इंडिपेंडेंस है 15th अगस्त 1947 को ही मिली थी एंड हम 15th अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। बट इट वाज अ मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त, मतलब यू कैन से आधी रात का टाइम था वो। तो उस टाइम पे इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिली एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी अपनी इंडिपेंडेंस मिली। नाउ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, addressed a special session of Constituent Assembly with his famous Tryst with Destiny speech। अब देखो, आपको पता है कि हमारे जो इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ऑब्वियसली देखो हमारी जो कंट्री है वो आज़ाद हुई है ब्रिटिशर्स से, तो एट द एंड एक प्राइम मिनिस्टर का एड्रेसल तो बनता ही है ना अपनी जनता को, ठीक है, अपने लोगों को। तो उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन था, मतलब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो इस वजह से उन्होंने जब वहाँ पे एड्रेस किया तो उन्होंने अपने एक स्पीच में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी फ्रेज को यूज किया। तो ये स्पीच का नाम नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ एक फ्रेज यूज की थी उन्होंने अपनी स्पीच में। क्या है वो? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अब देखो ट्रिस्ट का क्या मतलब होता है? ट्रिस्ट होता है मीटिंग। ठीक है, ट्रिस्ट का क्या मतलब होता है? मीटिंग विद डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब किस्मत। तो उनका मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही था कि ये जो हमारी आज मीटिंग हो रही है, जो हम आज इतने सारे लोग मिले हैं, इतने इकट्ठे हुए हैं, मिलाप हुआ है हमारा, तो इट इज थ्रू अ किस्मत। ठीक है, हमारे किस्मत के कारण ही हम आज ऐसी मीटिंग कर पा रहे हैं। ऐसी मीटिंग मतलब जहाँ पे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, तब मैं अपनी कंट्री को एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये फ्रेज यूज की थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो इसका मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, ट्रिस्ट का मतलब मीटिंग, कि हम मिल रहे हैं और किस्मत से मिल रहे हैं आज के दिन। नाउ सो देयर वर आल्सो 2 goals that were set up and agreed by everyone। अब देखो ये जो गोल्स की बात की गई है ना, तो ये यही कह रहे हैं कि 2 गोल्स जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में ये भी कहे गए कि हम ये 2 गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे। अब वो कौन कौन से गोल्स हैं? 1 that we shall run our country through a democratic government। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो आपको पता है आज के टाइम में इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिकली वही गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिकली थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। ठीक है, सो अ डेमोक्रेसी इज अबाउट
फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए ही गवर्नमेंट है, लोगों के लिए ही डेमोक्रेसी है, लोग ही उस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। एंड किसके लिए है? लोगों के लिए है। नाउ 2, that the government will be run for good for all, particularly the poor and disadvantaged groups। and इन्होंने सेकंड गोल क्या रखा कि चलो गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक होनी ही चाहिए, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए काम करे? पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल के लिए, मतलब जितने भी मतलब जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको इतना ना तो रिप्रेजेंटेशन मिल पाया है, जिन्होंने बहुत सफर किया है पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में, उनके भले के लिए जो है गवर्नमेंट काम करे। तो 2 गोल सेटअप किए गए। कौन कौन से गोल्स हैं? वन वाज कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लगाएंगे हम, एंड सेकेंडली कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ अमीरों का ही भला नहीं करेगी, वो गरीबों का भी भला करेगी। ठीक है, उसके अलावा कि जवाहरलाल नेहरू बने थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड उन्होंने अपनी स्पीच में क्या एक फ्रेज यूज की थी, दैट वाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसका मतलब है मीटिंग विद डेस्टिनी। अब देखो, अब यहाँ से शुरू होता है मेन क्वेश्चन कि what were the 3 challenges that our country faced immediately after independence। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के इमीडिएटली बाद हमने क्या चैलेंजेस फेस किए। तो देखो, फर्स्ट इज शेपिंग अ यूनिफाइड नेशन। नाउ देखो, शेपिंग अ यूनिफाइड नेशन, यूनिफाइड क्या होता है? एकजुट, इकट्ठा। ठीक है, तो मतलब जो बिल्कुल यूनाइटेड है, वन है। नाउ so the first and immediate challenge was to shape a nation that was united and yet accommodative of diversity in our society। अब देखो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले नेशन तो यूनाइटेड हो, मतलब पूरी हमारे देश है वो एकजुट होकर रहे, फाइन। उसी के साथ साथ accommodative of diversity। व्हाट इज accommodation? accommodative क्या होता है? जहाँ पे आप ऐसा एक मीडियम प्रदान कर रहे हो, या एक ऐसा मीडियम दे रहे हो जहाँ पे यू ऑल कैन लिव फ्रीली, पीसफुली, हैप्पीली। ठीक है, फ्रीडम के साथ। ठीक है, सो नाउ अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब अब देखो हमें पता है हमारा जो इंडिया है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया की, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कलर के बेस पे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दैट कि सभी लोगों को, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोगों को भी, अलग अलग स्टेट्स के लोगों को भी, अलग अलग देश के लोगों को भी, तो इन सबको इकट्ठा अपनी कंट्री में विद इन रखना। ठीक है, एज अ यूनाइटेड कंट्री। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैलेंज था कि यार इतनी, एक तो डाइवर्सिटी इतनी है, तो कैसे सभी लोगों को अपने साथ एक बांध के रख सकते हैं। उसके अलावा इंडिया वाज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। कितना बड़ा लैंड है इंडिया का, जो आपका एरिया ही बहुत ज्यादा है, एंड उसी के साथ साथ उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सो पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, follow different cultures, religions. So at that time it was believed that a country full of such kind of diversity cannot remain together for so long। and उस टाइम पे यही माना जाता था कि एक कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, जो इतनी बड़ी है, इट कैन नॉट मतलब लिव एज अ यूनिफाइड कंट्री फॉर लॉन्ग, मतलब बहुत समय तक वो एकजुट होकर नहीं रह सकती। उस टाइम पे लोग ये कह रहे थे। एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर। तो सबको इसी चीज का डर था कि पार्टीशन ना हो, एंड एक्चुअल में पार्टीशन हो ही गया था। नाउ सो देयर वर आल्सो सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दैट वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री, हाउ वाज द इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। तो देखो वो यही कह रहा है बेसिकली कि आपको पता है कि पहले टाइम में लोग यही सवाल उठा रहे थे जब चैलेंजेस डिस्कस हो ही रहे थे कि हमें क्या क्या फेस करने पड़ेंगे, कि इंडिया इतना यूनिफाइड रह के कैसे रहेगा जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, जहाँ पे हर कास्ट के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, हर एथनिसिटी के लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर इट टू स्टे यूनाइटेड? क्योंकि वही है ना, अब एक रिलीजन की प्रैक्टिसेस दूसरे रिलीजन से टोटली डिफरेंट होगी, है ना, तो उनमें क्लैशेस आने भी लाजमी है, तो वो कैसे यूनाइटेड रहेगा, यही चैलेंज था। ठीक है, तो इसके अंदर लोगों ने जब ये सब सवाल उठाए, तो एट द एंड आप देख ही सकते हो सक्सेस तो है हमारा, ये चैलेंज हम आज भी फेस करते हैं, लेकिन हमने उसके थ्रू डील बहुत अच्छा किया है। आज के टाइम में भी यू विल नॉट सी एनी conflict regarding this diversity। okay, now अब जो सेकंड चैलेंज है आपका, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो फर्स्ट गोल उन्होंने क्या सेटअप किया था कि हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करनी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो अभी सेटअप करोगे ना जब डेमोक्रेसी होगी, तो वो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कैसे था वो हम यहाँ देखते हैं। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। अब फंडामेंटल राइट का चार्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, +1 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे हमने राइट्स उस टाइम पे पढ़ लिए थे। नाउ सो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फंडामेंटल राइट सबको दे दी एंड एट द सेम टाइम इट एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। अब आपको पता है जो भी सिटीजन आज के टाइम में 18 ईयर्स अबव है उस सबके पास वोट करने का अधिकार है ना, एंड ईच पर्सन हैज वन वोट इन अ कंट्री। So India adopted representative democracy based on parliamentary form of government. Representative democracy क्या होती है? देखो represent करना मतलब लाइक अब देखो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है that it is not practically possible ना कि हम सारे खुद जाके एक एक काम कर रहे हैं या हम खुद अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं कि हमारे बेस पे या हमारे यू कैन से हमारे प्लेस पे दे विल गवर्न, ठीक है, तभी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का हमने कॉन्सेप्ट लिया जहाँ पे लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट करेंगे एंड एट द सेम टाइम बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे पार्लियामेंट, और आपको पता है हमारा इंडिया भी पार्लियामेंट के थ्रू ही रन होता है ना, पार्लियामेंट जिसके अंडर लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है ना। नाउ these features ensure that the political competition would take place in a democratic framework, कि जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिकली ही चलेगी, मतलब डेमोक्रेसी के अंडर ही होगा कि रूलिंग पार्टी को अपोजिशन को फेस करना होगा। नाउ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है आपने एक बड़ा इंप्रेसिव सा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बट एक्चुअल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज नॉट सफिशिएंट। जब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम नहीं करोगे तो इट्स यूजलेस। मतलब सपोज करो आपने कोई पेपर के लिए, आपका कोई एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम से पहले आपने इतना अच्छा प्लान बनाया कि आपके पास 10 दिन है और आपने 10 दिन में ऐसे 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 पढ़ना है, आपने पूरा अच्छा प्लान बनाया, बट एट द एंड जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आई आपने पढ़ाई की ही नहीं एक भी दिन, तो क्या आप वो एग्जाम अच्छा दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो वैसे ही वो ये कह रहा है कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन आपने इतना अच्छा बना लिया, मजा आ गया उसको देख के, बट प्रॉब्लम इज कि जब तक आप उस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन पे ही काम नहीं करोगे, उसके रूट्स को नहीं पकड़ोगे, हाउ विल यू बी एबल टू यू नो मेक योर कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। सो दिस चैलेंज वाज आल्सो अ बिग चैलेंज, ठीक है, एंड द चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जहां पे आपका डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इंश्योर हो रही है, मतलब लाइक कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो डेमोक्रेटिकली एक एक्सेप्टेबल है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिटर्न है ना, ऐसा होना चाहिए। नाउ जो थर्ड चैलेंज है, थर्ड चैलेंज इज इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ ऑल द सिटीजंस, ठीक है, सबका भला हो, ठीक है, सबका भला हो, बेसिकली यही है वो। So the third challenge was to ensure that development and well-being of entire society and not only some section. जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था वो यही था ना कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबके भले के लिए काम करेगी, स्पेशली पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड वंस। तो वैसे ही वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है सबकी डेवलपमेंट इंश्योर करेगी एंड नॉट ओनली सम सेक्शंस, की थोड़े या कुछ ही लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। सो the Indian Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups, religious and cultural minorities. तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल तो आ ही गया था ना, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स हमने पढ़ा था, या राइट टू इक्वालिटी भी है, ठीक है। सो इक्वालिटी का प्रिंसिपल दिया गया कि ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो कि फलाना पर्सन अमीर है इसलिए गवर्नमेंट उसको फेवर करती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ बराबर है। नाउ एंड special protection to socially disadvantaged groups and religious cultural minorities. उसके अलावा जितने भी disadvantaged groups थे, जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड बेसिकली लोग थे, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन इंश्योर की गई कि इनको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी कि ये कहीं एक्सटर्नल प्रेशर्स के चलते जो ये ग्रुप्स है ये वल्नरेबल ना हो जाएं, इसलिए। उसके अलावा रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज के लिए भी यही सारे सेफगार्ड्स जो है वो दिए गए। नाउ the constitution also set out in DPSP, that is directive principles of state policy, the welfare goals that democratic politics must achieve. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी ध्यान रखा कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली इन्फोर्सेबल चीज नहीं बनाई, उसने वैसे ही लिखा अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि कुछ कुछ वेलफेयर गोल्स, की जैसे बहुत सारे ऐसे वेलफेयर गोल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ठीक है। पहले जो राइट टू एजुकेशन था इट वाज अ डीपीएसपी बट इट वाज चेंज टू फंडामेंटल राइट्स, है ना। सो वैसे ही वो कहा जा रहा है कि
बहुत सारे वेलफेयर गोल्स जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखे गए थे, एंड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर नॉट एनफोर्सिएबल। ठीक है, बेसिकली कि अगर गवर्नमेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, कि आप कोर्ट को कह रहे हो कि आप गवर्नमेंट को कहो कि ये वाले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करें, तो नो, यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। ये जस्ट वो है कि गवर्नमेंट को सजेशंस है कि आप क्या क्या देख सकते हो, या मतलब आप इन चीज़ों पे भी लॉज बना सकते हो बेसिकली। सो वैसे ही वेलफेयर गोल्स डीपीएसपी में डाले गए। सो द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो असली चैलेंज बेसिकली था क्या, कि जो अब आपको पता है हमारा इंडिया जो है बहुत ही उस टाइम पे पुअर हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे तो वायलेंस इतनी हुई थी, लोगों को फूड सप्लाईज एंड ऑल की भी काफ़ी ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए थे। ठीक है, तो इफेक्टिव पॉलिसीज हों ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो एंड साथ साथ पॉवर्टी भी रेडिकेट होगी, कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़े, बट एट द सेम टाइम जो बेचारे डिसएडवांटेज लोग हैं उनको भी उनके मिजरी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली चैलेंज था। तो 3 चैलेंजेस हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाज एक यूनिफाइड नेशन बनाना। ठीक है, मतलब जो लाइक सभी डाइवर्सिटी को अपने अंदर अकोमोडेट करे। ठीक है, मतलब एक एकजुट नेशन बनाना। दूसरा इस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, एंड थर्ड हमने पढ़ लिया अबाउट द इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन, जहाँ पे सबका भला हो। ठीक है, नाउ अच्छा एक आपकी इमेज दी गई है, ओ सॉरी, ये आपका आप पूछ लेते हैं कभी कभी 1 मार्कर में ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कि देखो अब ये जो स्टैम्प्स दी गई हैं आपके बुक में दी हुई हैं ये, तो ये क्या प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या दिखा रही हैं, द चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1930। आपको पता है ना कि कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया, जहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, एंड उस पूर्ण स्वराज के चलते उन्होंने क्या किया था, 26 जनवरी 1930 को सोचा था कि हम इसको पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बट ऐसा वो जो है सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। तो फाइनली रिपब्लिक डे जब आपका सेलिब्रेट किया गया 1930 में, तो उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस थे वो इन स्टैम्प्स में दिखाए गए हैं। ये 3 इमेजेस तो आपकी बुक में है, ये 4th वाली नहीं है, तो आप ये मत देखना। ठीक है, तो ये भी बस यही पूछते हैं कि ये जो स्टैम्प्स है ये क्या प्रेजेंट कर रही हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो then now I'll meet you in the second topic. So thank you so much and stay tuned.